नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे करेगा प्रेस वार्ता। पटना में आज से सरपट दौड़ेगी मेट्रो। अब से कुछ देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना के राजस्थान सरकार ने दिए जांच के आदेश। 6 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन। पीएम ने हादसे पर जताया दुख। एंटी सबमरीन युद्धपोत आंद्रोथ नौसेना के बेड़े में शामिल। नौसेना को मिली नई ताकत। इजरायल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम पर आज मिस्र में बातचीत। ट्रंप ने वार्ताकारों से वार्ता पर तेजी से आगे बढ़ने का किया आग्रह। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज शाम को की जाएगी। चुनाव आयोग ने इन कार्यक्रमों की घोषणा के लिए राजधानी नई दिल्ली में शाम 4 बजे एक विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाया है। संवाददाता सम्मेलन में आयोग बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। संवाददाता सम्मेलन को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संबोधित करेंगे और आयोग के दोनों आयुक्त भी उनके साथ होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार नई सूची प्रकाशित कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग ने बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए अभी पिछले सप्ताह अंत ही पटना का दौरा किया था। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव 2020 में अक्टूबर-नवंबर में कराए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में कराए गए थे। उस वक्त कोरोना काल के चलते चुनाव को 3 चरणों में कराए जाने का फैसला लिया गया था। ऐसे में इस बार इस बात की पूरी संभावना है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न करा दिया जाएगा। राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये वो तारीखें हैं जिसकी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। लगातार और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार और पटना से हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि कुमार, पहले आप ही का रुख करते हैं। आज शाम 4 बजे प्रेस वार्ता होगी और सब कुछ सामने होगा कि कब कब चुनाव तारीख होगी, कब कब कितने चरण में चुनाव होगा और साथ ही साथ मतों की गिनती भी कब होगी। यानी कि एक पूरा जो तैयार किया गया चुनाव आयोग की तरफ से खाका, वो आज स्पष्ट तौर पर सभी के सामने होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव किस तरह से संपन्न होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके का कौतूहल अब देखा जा रहा है, आज शाम 4 बजे वो समाप्त हो जाएगा, जबकि चुनाव आयोग आज शाम को तारीखों का ऐलान कर ही देगा। हम जानते हैं इन चुनावों में जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, एसआईआर लागू की करने के बाद जो मतदाता सूची बनी है और एक गंभीर राजनीतिक गहमा-गहमी देखने को मिली। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी भूमिकाएं अलग अलग तरीके से राज्य में और देश के सामने प्रस्तुत की। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो त्यौहार का मौसम रहा हो या फिर जो बारिश की वजह से जो बाढ़ की परिस्थिति बनती हो, इन सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद मुझे लगता है सभी बातों का विश्लेषण करने के बाद जो तारीखें हैं वो करीब करीब तय कर ली होंगी और आज शाम को वो उसका ऐलान भी कर देंगे। एक बात सबसे तय है कि 22 नवंबर से पहले विधानसभा का गठन हो जाना है और ऐसे में 243 जो सीटें हैं उसके लिए जो मतदान होना है उसमें जो लोगों की भूमिका है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसकी कोशिश होगी। तो तारीखें मेरे ख्याल से उस लिहाज से होंगी जिसमें छठ के बाद कोई भी पहला चरण हो सकता है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं और पूरे देश भर से लोग अपने घरों के लिए लौटते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं। तो एक त्यौहार और जुड़ जाएगा, वो होगा लोकतंत्र की जो छठ है वो, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये बात कही कि इस बार
जो लोक पर्व है वो लोकतंत्र का भी होगा। तो ऐसे में जो चुनावों की तारीखें हैं, लेकिन एक बात तय है कि आज से जो चुनाव आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। नोटिफिकेशन की तारीखें भी आज ही पता चल जाएंगी, कितने चरणों में होगा। जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने मांग की है कि एक चरण में या 2 चरण में होना चाहिए, इस समय सत्ताधारी दल कहता है कि 1 चरण में होना चाहिए, दूसरे दल जो है विपक्षी पार्टियों ने 2 चरणों तक की बात की है। तो ऐसे में एक इनपुट है उनके पास, चुनाव आयोग के पास, कि राजनीतिक दल क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसे में एक और जो बड़ा इनपुट होता है, जो पब्लिक के साथ चुनाव आयोग के द्वारा प्राप्त होता है कि वो क्या चाहती है, किस तरीके से हो। तो उन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद आयोग ने तारीख मेरे ख्याल से तय कर ही लोगी, लेकिन क्योंकि आज शाम को वो ऐलान करने ही वाले हैं। तो जो पहला चरण है वो मुझे लगता है कि छठ के आसपास होगा। जी बिल्कुल ऋषि, और हमने देखा भी कि चुनाव आयोग ने किस तरह से बड़े राजनीतिक दलों के साथ विचार मंथन किया, बैठकें भी की है। हमारे साथ पटना से राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि सियासत सरगर्मी जो है वो और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। काउंटडाउन चुनाव का शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर हम पूरे बिहार की राजनीतिक मंशा की बात करें तो किस तरह से सरगर्मी वहां पर अब बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए संध्या, जहां तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया का सवाल है तो अब बस चंद घंटे शेष रह गए हैं और 4 बजे जैसे ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, राज्य में आचार संहिता भी लग जाएगी, चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और इसी के साथ मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। हमने देखा कि 1 महीने तक लगातार जो है बिहार में चुनाव आयोग सुर्खियों में रहा। सत्ता हो या विपक्ष हो, हर कोई चुनाव आयोग का नाम लेता रहा। किसी ने विरोध किया, किसी ने समर्थन किया, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच चुनाव आयोग ने इतना सुनिश्चित जरूर किया कि कोई भी मतदाता सूची में उनका नाम जो है, जो जेन्युइन मतदाता है उनका नाम कटे नहीं, गलत जो मतदाता है उनका नाम उसमें समाहित ना हो। इसकी पूरी जो है वो छानबीन चुनाव आयोग ने पूरे जो है इस प्रक्रिया के दौरान की और ये माना गया कि तकरीबन 59 लाख से भी ज़्यादा मतदाता जो हैं उनके नाम जो है वो कटे, जो मृत पाए गए। और करीब युवा मतदाताओं की जो तादाद थी वो लगभग 20-21 लाख युवा मतदाता जो हैं वो जुड़े भी हैं, जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो बिहार कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मोर्चे पर खड़ा है, जहां पर युवाओं के सामने रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पलायन, बेकारी एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में युवा मतदाताओं की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तरह के जो मुकम्मल इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चुनाव आयोग ने कई तरह के एहतियात बरतने की भी बात कही। मोबाइल फ़ोन्स जो है उनको भी मतदान केंद्र तक अलाउड किया गया है, लेकिन जो वोटिंग के लिए जब लोग अंदर जाएंगे तो उनके मोबाइल जो है वहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने मतदाताओं को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है थोड़ा लचीला रुख अपनाने की कोशिश की है और मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए तमाम तरह के जागरूकता अभियान और अवेयरनेस चलाने की बात जो है वो की जा रही है। ब्रांड एम्बेसडर कभी शारदा सिन्हा हुआ करती थी, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो संस्कृति कर्मी हैं वो चुनाव के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने की नसीहत देंगे, उन्हें जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का क्या महत्व है। और रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुझाव पेटिका रथ यात्रा शुरू की है जिस पर स्लोगन दिया हुआ है कि बिहार पकड़ चुका है रफ्तार। यानी कि बीजेपी का ये स्लोगन कितना हिट होता है, जनता कितना आत्मसात करती है और क्या कुछ मैनिफेस्टो में बीजेपी समाहित करे, इसको लेकर सुझाव पेटिका रथ पर रखी गई है कि आम जनता उसमें अपने सुझाव दे ताकि बीजेपी जो संकल्प पत्र लेकर आए वो संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र हो, जनता की समस्याओं के निराकरण का जो है वो संकल्प पत्र हो। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां टिकटों के बंटवारे के लिए और अपने सहयोगी दलों को सीटें बांटने के लिए जद्दोजहद में अब जुट गए हैं। बीजेपी की भी देर रात तक बैठक हुई, वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुलाई थी और इन बैठकों के जरिए सबसे पहले सीटों का तालमेल सहयोगी दलों के बीच और उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपनी अपनी सीटों के जो ऐलान की जो बारी होगी वो भी बहुत जल्द किया जाएगा। चूंकि अगर आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है संध्या, तो निश्चित तौर पर जो पहला मतदान की जो पहली तारीख होगी वो मुझे लगता है कि छठ के ठीक बाद, यानी 28 अक्टूबर को छठ
खत्म होगा और उसके तुरंत बाद यानी नवंबर के पहले हफ्ते की जो पहली, दूसरी, तीसरी तारीख होगी उसमें चुनाव जो है मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर सीट शेयरिंग की आपने बात की, पटना से ही कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग का फार्मूला किस तरह से देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एनडीए की बैठक हो रही है, मंथन चल रहा है, कितना कितना किस किस को वो सीट शेयर किया जाए। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह का मुकाबला होता हुआ आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बड़े प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच ही ये चुनाव हम देख पाएंगे या फिर बहुकोणीय मुकाबला भी होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर? देखिए, अगर संध्या हम बात करें चुनावी मुकाबले की तो यहाँ पर दो जो धड़े हैं वो मुख्य रूप से चुनावी मुकाबले में हैं। अगर हम महागठबंधन की बात करें, अगर हम एनडीए की बात करें, लेकिन इस जो आर पार की जो लड़ाई है उसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जरूर कर रही है। लेकिन कितना सफल होंगे ये तो समय के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अपनी ओर से प्रशांत किशोर पूरी कोशिश कर रहे हैं और दोनों दलों को यानी एनडीए का भी वो खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और महागठबंधन का भी खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता कितनी मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की जो इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त, यहाँ पर हर पार्टी ने, हर जो उनके घटक दल हैं अपनी अपनी शर्तें रखी हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 100 सीटों से अधिक की मांग सूची जो है वो आरजेडी को सौंप दी, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की। उसी तरीके से सीपीआई एमएल ने 40 सीटों की लिस्ट जो सौंपी है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी पार्टी ने 61 सीटों की सूची आरजेडी को भेजी है। और इसके अलावा अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई ने 24 और सीपीएम ने भी 12 सीटों की सूची सौंपी है। अब फैसला लेना होगा आलाकमान लालू प्रसाद यादव जो मेन है महागठबंधन में अगर कहें तो सर्वे सर्वा है, और वो किस तरीके से सीटों का बंटवारा करते हैं वो देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो सूत्रों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 50 से लेकर 50 के लगभग सीटें महागठबंधन की ओर से मिल सकता है, क्योंकि जबकि पिछली बार उन्हें 70 सीटें मिली थी। इसी के साथ अगर हम बात करें सीपीआई एमएल की तो सीपीआई एमएल ने 12 सीटें जीती थी और उन्हें मात्र 20 सीटों पर लड़ी थी और 12 सीटें उनको मिली थी। तो उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से कई गुना बढ़िया था। तो हो सकता है कि माले को ज्यादा सीटें इस बार महागठबंधन की ओर से मिले। और अगर सीपीआई सीपीएम की बात करें तो हो सकता है कि उन्हें 2-2 या 3-3 सीटें दी जाएगी। लेकिन वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने जो 61 सीटों की मांग की है उस पर क्या रुख रहता है लालू प्रसाद का, तेजस्वी यादव का या महागठबंधन के अंदर, ये देखने वाली विषय होगी। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल जो बैठक हुई, कल बैठक के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, सबके बीच एक लग रहा है कि एक सम्मानजनक समझौता उनके बीच हो चुका है। और सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि लगभग जो प्रत्याशी है, नाम की घोषणा उनकी नहीं की गई है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, लेकिन उनके प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाकर भ्रमण करें, क्षेत्र में लोगों से जाकर जनसंपर्क करें, सूची में नाम आएगा लेकिन आप अपना जो काम होता है एक प्रत्याशी का वो करें। तो देखना होगा कि सबसे पहले प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की है कि 9 अक्टूबर को वो अपनी पहली सूची जारी करेंगे। तो देखना होगा, प्रशांत किशोर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, यानी कि एनडीए अपना प्रत्याशी की घोषणा कर दे, महागठबंधन अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दे। और हर पार्टी में होता है कि जो असंतुष्ट होते हैं, मान लिया कि अगर फलाने सीट पर, अमुक सीट पर किसी विधायक का टिकट कट गया और दूसरे को दे दिया गया तो वो असंतुष्ट हो जाता है। और वो ये वेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि जो असंतुष्ट होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है बिहार में, तो वो ये वेट कर रहे हैं कि जो असंतुष्ट होंगे, जो बड़े नाम होंगे, चाहे वो महागठबंधन की ओर से हो, चाहे वो एनडीए की ओर से हो, उनको वो प्रत्याशी बनाएंगे, क्योंकि 243 विधानसभा की सीटें कम नहीं होती। जी कुमार आलोक, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले दिलचस्पी इसमें भी होगी कि कौन कौन सी पार्टी किस किस को उम्मीदवार बनाती है। दिल्ली से ही हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष ने बहुत भुनाने की कोशिश की, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग एक पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने के प्रयास कर रहा है, वो प्रयास सफल होते हुए भी हमें लगातार नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में आज चुनावी तारीखों का ऐलान भी होने जा रहा है और आज शाम 4 बजे तारीखों के साथ साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कब मतों की गिनती होगी। साथ ही साथ पारदर्शी चुनाव पर चुनाव आयोग का पूरा फोकस है। संध्या, देखिए पूरा विवरण आज 4 बजे जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कितने चरणों में चुनाव होगा
चूंकि अलग अलग राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए हैं। जेडीयू तो चाहती है सिर्फ एक चरण में हो, बीजेपी ने 2 चरण के सुझाव दिए, आरजेडी और बाकी दलों ने भी सुझाव दिए हैं। तो कितने चरण में चुनाव होंगे ये स्पष्ट होगा। चूंकि आप देखें बिहार में, अगर आप विधानसभा वार देखें, मतलब अलग अलग वर्ष में जब विधानसभा चुनाव हुए हैं, चरणों की संख्या लगातार घटती जाती है। यानी ये बहुत स्पष्ट है कि चुनाव के सामने एक तरह से देखें कि पहले के मुकाबले कम चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का एक विकल्प जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। 5-6 चरणों से घटते घटते अब 3-4 चरणों तक आए, और अब क्या 3 चरण तक सीमित होंगे या 2 चरण तक सीमित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, हमारे सहयोगी कुमार आलोक कह रहे थे, जब भी कोई नया राजनीतिक दल चुनाव में स्थापित होने की कोशिश करता है तब उसकी नजर स्थापित दलों के असंतुष्टों पर होती है। तो प्रशांत किशोर की ये रणनीति हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने एक चुनौती होगी कि संगठन के लिहाज से उनके दल का उतना मजबूत वजूद बिहार में नहीं है। तो केवल मुद्दे उठाकर या फिर मुद्दों पर सत्ता पक्ष या बाकी जो दल बिहार में स्थापित दल हैं उनको घेर कर कितनी जगह बना पाएंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि त्रिकोण की चर्चा तो खूब होती है चुनाव में, क्योंकि मीडिया को अच्छा लगता है कि 2 गठबंधन से इतर वो त्रिकोणीय बात करे, लेकिन जब नतीजे आते हैं तब त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बहुत जगह दिखाई नहीं देती है या फिर तीसरे दल को निराशा होती है। तो ऐसे में अब देखने होगा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी क्या कुछ रणनीति अपनाती है, क्या आगे उसका भविष्य होता है। दूसरी बात यह है कि एनडीए का जहां तक सवाल है, ये सही है कि सीट बंटवारों पर करीब करीब सहमति बन गई है। सब जानते हैं कि पिछला चुनाव लोजपा ने अलग लड़ा था, जो चिराग पासवान ने, और उसकी वजह से इस बार चूंकि वो साथ हैं तो फिर उनको सीट एडजस्टमेंट में थोड़ी सी बाकी जो दल है, यानी जो मुख्य दल हैं जेडीयू और बीजेपी, उनको कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती है। और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी सीटें देनी है और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी सीटें देनी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इन दलों को बता दिया गया है कि कितनी सीटें दी जानी है, एक तरह से उसकी जानकारी दे दी गई है। जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, इस बार एनडीए चाहता है कि उसके घटक दल ये सुनिश्चित करें कि परिवारवाद से टिकट ना मिले या फिर अपवाद ही हो। क्योंकि ये आरोप हम देखते हैं कि आरजेडी और महागठबंधन पर लगता रहता है कि वो परिवारवादी पार्टी है। तो बीजेपी, जेडीयू और एनडीए गठबंधन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उनके सहयोगियों में और उनकी पार्टी में भी किसी बड़े नेता के बेटा बेटी, किसी सांसद के बेटा बेटी या किसी छात्र के बेटा बेटी को टिकट न मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा। हमारे सहयोगी राजेश राज भी हैं, तो वो जरूर इस पर बताएंगे कि कहां तक रणनीति है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलने वाली है, चिराग पासवान को, जो मेरी जानकारी है कि 2 दर्जन के करीब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को 1 दर्जन से कम सीटें, 8-9 के आसपास। क्या कहना है राजेश, क्या यही सहमति बनती हुई दिखाई दी है या फिर कुछ इसमें फेरबदल दिख सकता है? बिल्कुल शैलेंद्र, हम अपने सभी संवाददाताओं से बारी बारी से और भी इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करते हैं पटना से, हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से शैलेंद्र अभी लगातार जिक्र कर रहे थे कि परिवारवाद को लेकर के किस तरह से बात होगी, किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के खास फोकस रहेगा, क्या कुछ खबरें पटना से, बिहार से निकल करके सामने आ रही है? देखिए, जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है तो बिहार में कोई ऐसा दल नहीं है जहाँ की परिवारवाद नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से अछूती हो। हर पार्टियों में
जो है वो पिता पुत्र पुत्रियां या फिर भाई उनको जगह दी जाती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक गेस्चर ये साफ है कि पिता और पुत्र या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए अगर उम्मीदवारी की बात की जाती है तो साफ तौर पर यह मना किया जाता है कि पिता और पुत्र में कोई एक ही व्यक्ति चुनाव मैदान में होंगे। आपको याद होगा कि जब तक सीपी ठाकुर राजनीति में रहे, सक्रिय राजनीति में, तब तक उनके जो बेटे हैं विवेक ठाकुर, वो मुखर तौर पर सियासत में नहीं आए। हालांकि ब्रह्मपुर बक्सर से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। राज्यसभा में भी तब उन्हें भेजा गया जब सीपी ठाकुर ने राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया और फिर लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ाया गया। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद जो है उसको कम करने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन अन्य दलों में परिवारवाद जो है वो पूरी तौर पर दिखाई पड़ता है। कई जगह तो एक ही परिवार में पति और पत्नी जो है वो भी सांसद हैं, विधायक हैं। तो इस तरह से परिवारवाद को कम करना, जो सोशल इक्वेशन है उसको ध्यान में रखकर ही तमाम सियासी दल जो है वो टिकटों का बंटवारा करते हैं। हालांकि ये लगातार पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि हम जातिवाद नहीं करते, हम कास्ट लाइन पर वोटिंग की बात नहीं करते, कास्ट लाइन पर टिकट नहीं देते, लेकिन बिहार जो है वहाँ जाति जो है एक सच्चाई है। हालांकि जाति पूरे हिंदुस्तान की सच्चाई है, लेकिन बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकटों का बंटवारा भी करते हैं और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर मतदाता जो है वो वोटिंग भी करते हैं। शायद यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो तमाम दल हैं वो भी अब उस इक्वेशन को फॉलो करते हैं ताकि सफलता का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। 75 सीटें आरजेडी को मिली थी और मात्र एक सीट पीछे 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, उनकी सीटों की संख्या बहुत घट गई थी और मात्र 41 सीटों पर 2020 के चुनाव में उन्हें संतोष करना पड़ा था। चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर थे, 141 सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव मैदान में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। हालांकि बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ उन्हें सफलता मिली। बाद में उनके जो विधायक थे राजकुमार सिंह, वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए, नीतीश कुमार के साथ चले गए। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रिश्ते जो हैं वो बहुत तल्ख रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ साफ नहीं है। ये खबरें आ रही हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो लगभग मान जाएंगे, उनके सीटों की संख्या निश्चित तौर पर 10 के नीचे होगी। लेकिन चिराग पासवान के बारे में जो खबर आ रही है संध्या, कि चिराग पासवान बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पटना में मौजूद हैं, लेकिन चिराग पासवान पटना में नहीं है। शायद यही वजह है कि कल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान की, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली में है, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान 35 से 40 सीटों का डिमांड कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें 20 से 22 मैक्सिमम 24 सीटों की पेशकश कर सकती है। चूंकि 100 से ज्यादा सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव मैदान में होंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं जो 40 सीटों 38 सीटों का आंकड़ा जो बचता है वो सहयोगियों के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि अगर 5 से 6 सीटें 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, 10 तक जीतन राम मांझी को अगर दी जाती है तो बाकी बचे हुए जो सीट हैं उनसे ही चिराग पासवान को संतोष करना पड़ेगा, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं असंतोष की मुद्रा में दिखाई पड़ सकते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ जो है वो सियासी मिजाज, सियासी समीकरण अभी अदला बदली होने के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 61 सीटों की डिमांड की है। मुकेश सहनी लगातार डिप्टी सीएम बनने का ऐलान करते रहे हैं। अब देखना होगा कि महागठबंधन में भी कांग्रेस की तरफ से भी डिप्टी सीएम पद की मांग है। तो कहीं ना कहीं सबको एकोमोडेट करना दोनों गठबंधनों के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो सियासी दलों की ज़्यादा होती है। हर हाल में सियासी दल चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लपके ताकि अपने प्रत्याशी जो है मजबूत जिता कर
लाएं और फिर मुख्यमंत्री बनाने में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल राजेश, 243 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी, कौन से दल के कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, ये बताइए कि फुल प्रूफ प्लान के साथ चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन कई सारे नवाचार भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हमें देखने को मिलेंगे और वो अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, नवाचार के मामले में चुनाव आयोग हमेशा से ये पहल करता रहा है। हर चुनाव में हमें जहाँ तक जानकारी है कोई न कोई एक नया नवाचार लेके आता है, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नवाचारों की संख्या बताई है। तो ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण नवाचार है मेरे हिसाब से जो उन्होंने रखा है कि ख़ास तौर से जो कलर्ड फोटोग्राफ्स रहेंगे ईवीएम पर और जो मतदाता सूची है उस पर भी कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक पहलू हो सकता है, क्योंकि इस मायने में हमने देखा था कि जो उम्मीदवारों के जो चेहरे होते थे वो स्पष्ट तौर पर नहीं होते थे और कहीं ना कहीं जो चेहरों के आधार पर राजनीति होती है वो उस पर कमज़ोर हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते थे जिनके चुनाव चिन्ह उनको तत्काल मिलते हैं, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। तो एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का ये भी एक तरीका है। क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग के पास जो सबसे बड़ा दायित्व दिया गया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसमें उनको यही हिदायत दी गई है कि आप ऐसा चुनाव कराएं जो भयमुक्त हो, निष्पक्ष हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। तो इसके लिए समय समय पर चुनाव आयोग कोशिश करता रहता है और उनकी कोशिशें तमाम कामयाब भी हुई हैं। हमने देखा है कि इसमें अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण जो प्रयास था, सबसे पहले ईवीएम को लाना और ईवीएम के बाद जो अगला था वीवीपैट की जो पर्चियाँ थी वो, क्योंकि बार बार जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आरोप लगाने की जो रणनीति हुआ करती थी वो दिखाई देती थी। तो ऐसे में वीवीपैट जब आया तो जिस व्यक्ति ने जो वोट डाला है उसने फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया, तो वो चीज़ें भी चुनाव आयोग ने शामिल की। इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो मॉनिटरिंग है, ये चुनाव की जो नवाचारों की प्रक्रिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है और इससे एक ही जगह पर मॉनिटरिंग हो जाती है और मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड भी होता है, क्योंकि यही होता था कि बूथ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, कौन पक्ष था, कौन विपक्ष था, तो ये सारी चीज़ें अब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की जो भूमिका है उसको चुनाव आयोग ने मजबूती से प्रतिस्थापित किया है, जिसमें कि पहले तो हम देखते थे कि एक सिंपल ऑब्जर्वर होते थे, अब माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा जिस तरीके से इकोनॉमिक पहलू पर, आर्थिक पहलू के लिए अलग ऑब्जर्वर है, पुलिस ऑब्जर्वर की अलग भूमिकाएं तय की गई हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो इस तरीके से जो तमाम नवाचार हैं वो हर चुनाव में दिखाई दिए हैं और उसी की वजह से हमने देखा है कि जो लोगों का भरोसा है वो मजबूत हुआ है और भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है। आज हम देखेंगे कि इन नवाचारों का तो जिक्र चुनाव आयोग करेगा ही, लेकिन तारीखों के ऐलान पर सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस होता है और इससे पहले, तारीखों के ऐलान से पहले इन्हीं नवाचारों का जिक्र होगा, जो कि आज एक बार फिर से देश देखेगा कि किन किन चीज़ों को लेकर आयोग संवेदनशील है और क्या उसकी प्राथमिकताएं हैं। बिल्कुल, आप सभी सहयोगी संवाददाता हमारे साथ लगातार इसी विषय पर बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता रहे हैं कि आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाएगी कि बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे और लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता इसी खबर पर बने हुए हैं। किस तरह की सियासत गर्मा रही है, किस तरह से राजनीतिक समीकरण इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। पटना से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपका रुख करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो हावी होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास तो गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के पास वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे?
बिल्कुल सही कहा आपने। सत्ता पक्ष की हम बात करें और खासकर 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और जिस तरीके का एक परिकल्पना थी, जंगल राज की परिकल्पना उस समय की गई थी और उसी पर नीतीश कुमार को मैंडेट मिला, एनडीए को मैंडेट मिला कि हम आएंगे तो जंगल राज को खत्म करेंगे। और सही में 2005 से लेकर 2010 तक का जो पीरियड था, खासकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार का गठन हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने काम किया। अगर हम रोड्स की बात करें, अगर हम आज अगर हम 20 सालों के कार्यकाल को देखें नीतीश कुमार और एनडीए गवर्नमेंट की, तो आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी गांव में आप चले जाइए, आपको पक्की सड़कें मिलेगी। सड़कें ऐसी हैं कि राजधानी जो पटना है, पटना राजधानी से कोई भी डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो पूर्णिया ना हो, चाहे वो किशनगंज हो जो बंगाल से सटा हुआ हो, चाहे झारखंड से सटा हुआ आपका बाराचट्टी हो, तो इन जगहों पर पहुंचने के लिए 6 घंटे का मानक रखा गया नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के द्वारा। और आप 6 घंटे में राज्य के मुख्यालय आप पहुंच सकते हैं, राजधानी पहुंच सकते हैं। ये एनडीए का उनका ये जनता के बीच जाकर वो बता रहे हैं। दूसरी चीज जो एनडीए ने किया है इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्री के मामले में बार बार ये कहा जाता है कि बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। पिछले 3 महीनों में हमारी डीडी न्यूज की टीम ने जो पड़ताल की यहाँ की इंडस्ट्री को लेकर के, तो जबरदस्त रूप से इंडस्ट्री यहाँ पर आई है। और इंडस्ट्री को, निवेश को लाने के लिए नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने बहुत भारी छूट दी है। और यही परिणाम है, इसी का परिणाम है कि मुंबई और गुजरात की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने पूरे यूनिट को बिहार लेकर के आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एनडीए सरकार जनता के बीच लेके जा रही है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले जीविका जो दीदी हैं उनको 10,000 रुपये उद्योग खड़ा करने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाला गया। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं वो एनडीए के वो दिखते हैं, सामने दिखते हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी का दर बहुत बड़ा है, महंगाई बड़ी है और हम जब सत्ता में आएंगे तो जो बड़ी संख्या में रिक्त पद जो सरकारी संस्थानों में हैं उसको हम भरेंगे। दूसरा, क्राइम की बात कर रहे हैं कि अगर जंगल राज था 2005 के पहले, तो आज भी क्राइम का रेट काफ़ी बड़ा है। जो एजेंसीज की जो रिपोर्ट है, तो क्राइम को लेकर के वो उनका लगातार सरकार पर, यानी एनडीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, वो लगातार हर अपने जनसभाओं में प्रशांत किशोर ये घोषणा कर रहे हैं कि जो पलायन हुआ है, जबरदस्त रूप से पलायन हुआ है बिहार के लोगों का दूसरे राज्यों में, महज 8 और 10 हजार रुपये के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रस्थान किए हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसी छठ में, यानी छठ में जब लोग आएंगे, जो पर्व करने वाले लोग हैं, जो बिहार के बाहर रहते हैं, खासकर दिल्ली, पंजाब, बंगाल या कह के तमिलनाडु, वो जब छठ पर्व में यहाँ पर आएंगे तो हम इस बार उनको जाने नहीं देंगे और 8,000 10,000 रुपया उनको हम स्टाइपेंड देंगे और बाद में उनके लिए हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो ये प्रशांत किशोर का मुद्दा है जो पलायन के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि सरकार, एनडीए सरकार ने हमारे लिए क्या किया है और जो हमने उपलब्धियां गिनाई आपके सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर के, तो ये सारी जो तमाम चीजें हैं वो जनता साफ और स्पष्ट रूप से देख रही है और फैसला इसी जनता को करना है। बिल्कुल, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो उसका ऐलान तो आज चुनाव आयोग करेगा, लेकिन हम एनडीए की अगर तैयारियों की, पूर्व की तैयारियों की ओर देखें तो किस तरह की रणनीति को आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव प्रभारी का ऐलान करना, चुनाव प्रभारी को भेजना, मंथन करना, बैठकें करना, उसको किस तरह से एक रणनीति के तौर पर आप देख रहे हैं? कि देखिए, जब से धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी के तौर पर ऐलान किया गया और 2 चुनाव सह प्रभारी केशव मौर्य और सीआर पाटिल, तब से हमने बैठकों का दौर खूब देखा और तकरीबन सभी चीजें, चाहे वो सीट बंटवारा हो या फिर बाकी बातें हो, वो मोटे तौर पर उस पर चर्चा पूरी कर ली गई है। उससे पहले भी संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने कई बैठकें, एक तरह से देखे पिछले 3 महीनों से वो लगातार काम कर रहे थे और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के दौरे भी देख रहे थे। तो उस स्तर पर अब एक तरह से कहें कि जो भी चर्चा की जरूरत है एनडीए वो पूरा कर चुकी है। अब औपचारिक ऐलान की बात है सीट बंटवारे की और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम की। एक सवाल जो आपने कुमार आलोक से पूछा था, देखिए 2 दशक हो गए जब नीतीश कुमार की अगुवाई में एक तरह से देखे बिहार में सरकार चल रही है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अच्छी सड़कें हो या फिर बिजली हो या आधारभूत ढांचा हो, इन सब में नीतीश कुमार का जो योगदान है उनकी सरकार का बहुत उल्लेखनीय रहा है।
लेकिन जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो उससे आगे जाकर खड़ी होती हैं। पलायन एक सच्चाई है, पहले भी थी, लेकिन उसमें कुछ रिवर्स प्लान भी देखा है। कुमार आलोक ने कई सारी इस पर स्टोरी भी की है। सवाल अब यह है कि अगर कोई ऐसा पलायन होता है जो मजबूरीवश नहीं है, यानी कोई बड़े अवसर के लिए, कोई नौकरी के लिए या फिर कोई और अलग अलग वजहों से लोग बाहर जाते हैं, तो वो मजबूरी वाला पलायन नहीं कहते उसे। लेकिन चुनौती अभी भी बिहार में ये है कि जो लोग मजबूरी के चलते पलायन करते हैं या फिर अवसर ना होने के चलते पलायन करते हैं, जो भी सरकार आएगी उनके सामने ये चुनौती तो रहेगी। अब सवाल यह है, राजेश भी साथ में है, कि क्या मुद्दे कुछ बदले हैं या फिर मुद्दे घूम फिर कर वहीं आकर टिक जाते हैं। क्योंकि बीजेपी इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहती है कि देखिए, एनडीए आने के बाद, नीतीश कुमार आने के बाद जंगल राज का खात्मा हुआ है। लालू प्रसाद के शासन को याद दिलाते हैं कि किस तरह से अपहरण उद्योग था, किस तरह से 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते थे, किस तरह से डॉक्टरों से वसूली होती थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। बेहतर शासन हुआ है, सुशासन की तरफ बिहार आगे बढ़ा है और आगे की क्या जो आकांक्षाएं हैं युवाओं की, वो पूरी करने की ओर बढ़ा है। तमाम हमने देखा है कि लाभार्थी योजनाओं, जो प्रत्यक्ष अंतरण योजनाओं से जो फायदा है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मुद्दों में कुछ परिवर्तन आया है या फिर जो प्रशांत किशोर मुद्दे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उनमें उनको सफलता मिल रही है? जी बिल्कुल, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, एक तो शैलेंद्र ने जिस बात का जिक्र किया कि क्या मुद्दों पर परिवर्तन देखने को इस बार के चुनाव में मिलेगा, एक तो इसका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ूंगी कि क्या महिलाओं पर, युवाओं पर इस बार ज्यादा फोकस पार्टियों के द्वारा किया जाएगा चुनावी समर में उतारने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार एक जागरूक स्टेट है और हम जानते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काफ़ी सारे काम किए। बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी जो महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, उनको 35% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको पंचायत में महिलाओं को बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन देने की बात की गई, जिसकी वजह से पंचायतों में मुखिया, सरपंच और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है उसमें भी, जिला पंचायतों में भी चुनकर महिलाएं बड़ी पैमाने पर पहुंची हैं। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कि मेयर के पद पर महिलाएं आसीन हैं। बेगूसराय की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, ये जो बड़े ज़िले हैं यहाँ पर मेयर जो है वो महिला है और उन महिलाओं को उसमें आरक्षण दिया गया, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। रही बात एजेंडों की, तो निश्चित तौर पर बिहार में एक डेवलपमेंट बनाम डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की जो लड़ाई है वह दिखाई पड़ रही है। कभी कास्ट, कैश, क्राइम के लिए बिहार जाना जाता था, आज बिहार डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। मैं 17 अक्टूबर से बिहार में हूं। मैं आपको सबसे पहले मधेपुरा से बताता हूं। मधेपुरा देश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो देश का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन बना रहा है, 12,000 हॉर्स पावर का। वह देश में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर कि 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। छपरा की बात करें तो मढ़ौरा में 4.5 HP का रेल इंजन बन रहा है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो विदेशों में भी जा रहा है। चक्का कारखाना भी जो है वो छपरा में है। इसके अलावा इथेनॉल की फैक्ट्रियां बेगूसराय में लगी हैं, बक्सर में लगाई गई हैं। बेगूसराय में पेप्सी के प्लांट लगाए गए हैं, रिवाइव हुआ है फर्टिलाइजर, इंडियन ऑयल रिवाइव हुआ है, एनटीपीसी की शाखाएं बेगूसराय में लगी हैं और छोटे बड़े 50 उद्योग सिर्फ बेगूसराय जिले में है। बेगूसराय ब्रिज का हब बन चुका है, 4 बड़े ब्रिज, एक रेलवे डबल लाइन बन रहा है, 6 लेन ब्रिज बन चुका, मुंगेर पर रेल सा सड़क पुल बन चुका और एक महात्मा गांधी सेतु जो जर्जर था उसका भी निर्माण करा दिया गया है, जेपी सेतु बन गया है, अटल पथ बन चुका है। यानी सड़कों का जाल जो है बिछ चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है जो बिहार के लिए, कोसी और सीमांचल के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि वह इलाका मक्का की मंडी कही जाती है जहां देश भर के किसान वहां पर मक्का खरीदने के लिए आते हैं। किसान नहीं, बड़े व्यापारी। तो हम कह सकते हैं कि चारों तरफ 4 लेन का जाल बिछ चुका है। रेलवेज के मामले में बहुत सारे काम हुए हैं। बिल्कुल राजेश, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस राज्य को कभी जंगल राज के तौर पर देखा जाता था, जाना जाता था, वही बिहार राज्य आज किस तरह से अपने विकास की बयार बहा रहा है और किस तरह से रोजगार सृजित हो रहे हैं, महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से होगी और उसके बाद किस तरह से सियासत और भी गर्माती हुई नजर आएगी, इस पर हम सभी की लगातार नजर रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसके साथ ही फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आंद्रोथ को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। विशाखापट्टनम में आयोजित एक भव्य समारोह में नौसेना में इसे शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने किया। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने आंद्रोथ को निर्मित किया है। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आंद्रोथ का भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना क्षमता वर्धन और स्वदेशीकरण की दिशा में नौसेना के सतत प्रयासों में एक मील के पत्थर के समान है। आंद्रोथ के नौसेना में शामिल होने से ASW क्षमताओं, विशेषकर तटीय जल में खतरों से निपटने की दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ये कदम उस व्यापक विकास का हिस्सा है जिसके तहत हाल के महीनों में कई अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। रुक करते राजस्थान का यहाँ जयपुर में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ICU वार्ड में भीषण आग लगने से 7 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के समय ट्रॉमा सेंटर में 24 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 11 मरीज ट्रॉमा ICU और 13 मरीज सेमी ICU में थे। जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दे दिए हैं। जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे। समिति में अस्पताल प्रशासन, विद्युत विभाग, नगर निगम और SMS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस घटना में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि राजस्थान के जयपुर में एक अस्पताल में आग की त्रासदी के कारण हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों, यही प्रार्थना है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। इसे लेकर अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना दुखद है। स्थानीय प्रशासन मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और जयपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक, राजस्थान सरकार ने जांच के जो आदेश दिए हैं उस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अतीक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक आप हमसे साझा करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की दुखद घटना हुई है, सभी तरफ से संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। वहीं अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें तो जाँच समिति गठन किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये त्रासद घटना जो हुई है SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में, जिस तरीके से जो 6 मरीजों की मौत हुई है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक दोनों लोगों को घबराने वाली बात है और डराने वाली बात है। यहाँ पर इस वक्त लगभग जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये जो घटना हुई है कल तकरीबन 11:10 के आसपास की बताई जा रही है, जब मरीज लोग ICU में भर्ती थे। ICU यहाँ पर 2 हैं, एक ICU है और दूसरा जो था सेमी ICU वार्ड था। एक ICU वार्ड में जिसमें ये घटना हुई, वहाँ पर 11 मरीज थे, जिसमें से जो 6 मरीज हैं उनकी मौत हो गई। आग लगने के जो कारण है, जो प्रशासन है यहाँ का, अनुराग धाकड़ जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये बताया कि शॉर्ट सर्किट बताया गया है। और इसके साथ ही जैसे ही ये घटना हुई है उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हॉस्पिटल का दौरा किया और जो परिजन थे उनसे मुलाकात की। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर मरीज थे जो उस दौरान झुलस गए थे, उनको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
सबसे बड़ी बात जो इस बात निकल करके आई है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसमें जो इकबाल खान हैं जो कि हेल्थ के आयुक्त हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जो है जांच करेगी और क्या कुछ कारण रहे हैं और इस तरह के कारणों की जांच करेगी। उसके साथ ही साथ भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी पूरी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। हमारे साथ पास इस वक्त जो है जो एक सूची मौजूद है जो हेल्थ प्रशासन ने यहाँ पे जो जारी की, उनके मैं नामों का आपसे के सामने जाहिर करना चाहूँगा। एक पिंटू नाम के शख्स हैं और दिलीप, श्रीनाथ, रुक्मणी, बहादुर और कुसुमा 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर एक सूची जारी की गई है वो हमारे पास हमने आपको बताई। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे सहयोगी भी यहाँ मौजूद हैं जो कुछ नई अपडेट लेकर के हमारे पास पहुँचे हैं, महेश, इनसे भी हम आपसे कुछ बात कराना चाहेंगे। जी महेश, जिस तरीके से अभी आप जो है हॉस्पिटल के अंदर भी थे, अभी आपने बातचीत की, क्या कुछ नई अपडेट आपके पास? देखिए, लगातार अधिकारियों का जो है विजिट यहाँ पर चल रहा। कई नेता है, राजनेता है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर विजिट किया है। मुख्यमंत्री लगातार जो है भजनलाल शर्मा वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पूरे हादसे की जो जानकारी है, पूरी अपडेट्स जो है उन्होंने ली है, पल पल पर निगाहें बनाए हुए हैं। आज उनका दिल्ली दौरा था और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी थी, कई मसलों पर बातचीत थी, लेकिन वो सब कुछ टाल दिया गया है। इस हादसे की गंभीरता को देखते लिहाज से यहाँ पर तमाम जो बंदोबस्त है उस लिहाज से करने के लिए कहा गया है। भीड़ को हटाया जा रहा है। लगातार जो पुलिस और जो बाकी के जो अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर है, वो खुद यहाँ पर इस समय में मौके पर मौजूद है। और जो देखिए बड़ी बात यह है कि जो घायल इसमें रहे हैं उन घायलों को शिफ्ट किया गया है और उनका उपचार जो है वो प्राथमिकता से हो। मुख्यमंत्री इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि 8 लोग जो है वो इसमें हताहत हुए हैं, लेकिन जो पुष्टि हुई है वो 6 लोगों की अभी सरकार की तरफ से पुष्टि की गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए और ये भी बताया जा रहा है कि जो घटनास्थल है अब उसको पूरी तरह से वहां से सील कर। धन्यवाद तमाम अपडेट हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त एनएसएस अवार्ड प्रदान कर रही हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने 1900 पौधे लगाए और 4 यूनिट रक्तदान किया। इसके अतिरिक्त आपने विभिन्न सामाजिक मुद्दों से संबंधित 70 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों और अभियानों में भाग लिया। श्री मुम्मुल्ला पृथ्वीराज। डॉक्टर रेड्डी जिष्णु डी, एनएसएस स्वयं सेवक, नारायण डेंटल कॉलेज और अस्पताल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। आपने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले अभियानों में सक्रिय भागीदारी की। आपके प्रयास से चित्तूर गांव में वर्षा जल संचयन हेतु गड्ढों का निर्माण किया गया। आपने 1030 पौधे लगाए और रक्तदान शिविरों में 4 यूनिट रक्तदान किया। डॉक्टर रेड्डी जिष्णु डी। श्री राजा बोसु मोतारी, एनएसएस स्वयं सेवक, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय समर्पण और सक्रिय भागीदारी का परिचय दिया है। आपने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में प्रभावशाली सहभागिता की है। आपने 28 रक्तदान शिविरों में भाग लिया, 63 पौधों का रोपण किया, 10 स्वास्थ्य शिविरों में सहभागिता की। श्री राजा बोसु मोतारी। श्री प्रियानुज हजारिका, एनएसएस स्वयं सेवक, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम।
आपके उल्लेखनीय प्रयासों में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक विशेष हस्तशिल्प विद्यालय में कपड़े और कंबल वितरित करने का कार्यक्रम शामिल है, जिससे जरूरतमंदों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे कई प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए घर घर जाकर अभियान चलाने में सक्रियता दिखाई। इसके अतिरिक्त आपने 2 यूनिट रक्तदान किया। श्री प्रियानुज हजारिका। सुश्री डोली चौधरी, एनएसएस स्वयंसेवक, स्नातकोत्तर विधि संकाय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम। आपके द्वारा सामुदायिक सेवा के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया गया। आपने जरूरतमंदों को कपड़े, लड़कियों को सैनिटरी पैड वितरित करना और विभिन्न समुदायों को खाद्य सामग्री प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा अंगदान के लिए पंजीकरण कराया गया है। आपके द्वारा 300 वृक्षारोपण किया गया। सुश्री डोली चौधरी। सुश्री सौम्या प्रकाश, एनएसएस स्वयंसेवक, वाणिज्य महाविद्यालय, पटना, बिहार। आपने एक समर्पित एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और जागरूकता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके प्रयासों में स्वच्छ भारत अभियान, नशा मुक्त भारत और पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार शामिल है। आपने 970 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुश्री सौम्या प्रकाश। श्री उज्ज्वल अग्रवाल, एनएसएस स्वयंसेवक, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। आपने एक समर्पित एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान दिया। आपके प्रयासों में डिजिटल साक्षरता, मतदाता जागरूकता के बारे में विभिन्न रैलियों एवं अभियानों का प्रचार प्रसार करना शामिल है। आपके द्वारा 287 वृक्षारोपण भी किया गया। श्री उज्ज्वल अग्रवाल। सुश्री पारुल ठाकुर, एनएसएस स्वयंसेवक, डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़। आपने स्वयंसेवक के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रति असाधारण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। आपकी भागीदारी पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता में सक्रिय रूप से रही है, जिसमें नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता, तंबाकू मुक्त अभियान और हरित दिवाली शामिल है। सुश्री पारुल ठाकुर। सुश्री लखनी साहू, एनएसएस स्वयंसेवक, राजकीय ईवीपीजी कॉलेज, कोरबा, छत्तीसगढ़। आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से एक समर्पित स्वयंसेवक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके द्वारा
2 यूनिट रक्तदान और 780 वृक्षारोपण किया गया। आपने 450 से अधिक जागरूकता अभियानों और रैलियों में सक्रिय भागीदारी की, जिसमें उज्ज्वला योजना, नकद रहित लेन देन और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं। सुश्री लेखनी साहू। तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर समाज कल्याण के लिए आप किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, ये एनएसएस अवार्ड साफ तौर पर आपको इस ओर इशारा करता है और बताता है कि किस तरह से आप भी समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एनएसएस अवार्ड प्रदान किए, जिसका सीधा प्रसारण अभी राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।